Hello, this is Shirin Khan, your English instructor. Welcome to my channel English Connect, where we learn anything and everything about English. Today's topic, On to the Wild, Part 1. Into the Wild, Part 1, Lost in the Jungle. इसका एक्सप्लेनेशन देखने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं किरण पुरंदरे के बारे में, जो कि इसके राइटर है। अब किरण पुरंदरे एक बहुत जाने माने वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है, एक बर्ड वॉचर है और एक राइटर है। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया है जिसका नाम है निसर्ग वेद ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन नागजीरा, नवेगांव इस एरिया में नेचर कंजर्वेशन का काम करता है। किरण पुरंदरे ने 400 दिन नागजीरा और उसके आसपास के फॉरेस्ट एरिया में बिताए और इन 400 दिन में उन्हें जो भी एक्सपीरियंसेस आए, जो भी अनुभव आए, उन्होंने उसे एक बुक में लिखा। बुक का नाम है सखा नागजीरा, जो कि एक बहुत फेमस बुक है। उन्हें इस बुक के लिए साहित्य पुरस्कार भी मिला है। लॉस्ट इन द जंगल ये किरण पुरंदरे के इसी बुक सखा नागजीरा से लिया गया है। इस पार्ट में वो ये बताते हैं कि किस तरह से वो एक शाम उम्बरझरा के जंगलों में अपना रास्ता भटक गए। जंगल में जब अंधेरा होने लगा और फिर भी उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था तो वो किस तरह से डर गए, क्योंकि जंगल में अगर वो चीखते चिल्लाते भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था। वो आगे बताते हैं कि उन्हें किस तरह से पीठे झरी इस गांव का रास्ता मिला और वो किस तरह से एक सेफ जगह पर पहुंच पाए। सो लेट्स सी द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ इनटू द वाइल्ड पार्ट 1 लॉस्ट इन द जंगल। राइटर कहते हैं कि मैंने 8.5 घंटे का लंबा दिन हाइड में बिताया। हाइड का मतलब होता है एक ऐसी जगह, बैठने के लिए बनाई गई ऐसी जगह जो उसके जो आसपास की जो सराउंडिंग है उससे मिल जाती है, कुछ इस तरह से। और ये लंबा दिन जो हाइड में मैंने बिताया था वो उतना ही लाभदायक, उतना ही फ्रूटफुल था मेरे लिए जितना कि उम्बरझरा के किनारे पर खड़ा हुआ जाम का झाड़। अपना सामान समेटने से पहले मैंने आसपास में दिखाई देने वाले जितने पंछी परिंदे हैं उन सब की एंट्री अपने नोट्स में की। अकेला होने की वजह से मुझे पीठेझरी गांव जहां पर मैं रुका हुआ था उस तरफ जाने के लिए मैं गड़बड़ करने लगा। मैंने उस हाइड को, अपनी जगह को किसी ऐसे चीज़ से ढक दिया जिससे ये पता नहीं चल रहा था कि यहाँ कुछ बैठने की जगह है। उसे कहते हैं कैमोफ्लेज्ड करना। आसपास के माहौल से, आसपास की जगह से उसे मिला देना। मैं हाइट के बाहर आया और अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच किया। अब ऑब्वियसली वो जो हाइट की जो जगह थी वो छोटी सी होगी और पूरा दिन राइटर को वहाँ बहुत ही कंजस्टेड होकर बैठना पड़ा होगा। तो जैसे ही राइटर हाइट के बाहर आए, राइटर ने अपने आप को स्ट्रेच किया, फिर अपना कैमरा बैग उठाया और पीठेझरी का जो जाना पहचाना सा रास्ता था उसकी ओर चलने लगे। चलते हुए जंगल के रास्ते में सागवान के पत्ते, मोहा झाड़ के पत्ते गिरे हुए थे, पर मैं ये पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं चलते हुए भी कम से कम आवाज़ करके चलूं। मैं बहुत ही सावधानी से चल रहा था, क्योंकि जब हम जंगल में अकेले होते हैं तो हमें ज़्यादा सावधानी लेनी पड़ती है। राइटर कहते हैं कि आई वॉज अलोन हियर लाइक अ फॉक्स। मैं फॉक्स की तरह पूरा अकेला था इस जंगल में, और अकेले होने की वजह से मैं ज़्यादा कॉशियस था, ज़्यादा ध्यान दे रहा था। मैंने अपनी आंखें पूरी तरह खोल रखी थी। मेरे कान जंगल में होने वाले हर छोटी से छोटी आवाज़ को पकड़ रहे थे कि अचानक एक बहुत ही जाना पहचाना सी आवाज़ मुझे आई, और वो थी एक लंगूर की आवाज़ जो कि ख्याक ख्याक इस तरह की आवाज़ निकाल रहा था। राइटर को जंगल में रहने की आदत थी तो उन्होंने इस आवाज़ को बहुत जल्दी पहचान लिया। लंगूर की आवाज़ सुनते ही राइटर समझ गए कि ये जो आवाज़ थी वो एक तरह से चेतावनी थी। वो लंगूर अपने साथियों को आने वाले ख़तरे के बारे में बताना चाह रहा था।
लंगूर की गैंग का लीडर ऊंचे से झाड़ पर बैठ गया और वो लगातार चिल्ला रहा था और उसके चिल्लाने से पता चल रहा था कि वो डरा हुआ था। बाकी लंगूरों ने भी उसी तरह की आवाज़ निकालनी शुरू की। इस आवाज़ का एक तरह से नेटवर्क जो है वो फैलता गया और सभी जो डरे हुए लंगूर थे वो झाड़ों पर जाकर बैठने लगे। जो झाड़ के जो ट्री टॉप्स थे, सबसे ऊंची जगह, वहाँ जाकर वो सुरक्षित होकर बैठने लगे। अब ये जो कुछ हलचल मची हुई थी, ये सिर्फ एक जानवर की प्रेजेंस की वजह से मचती थी और वो जानवर था लेपर्ड। जब भी ये जानवर किसी टाइगर को या लेपर्ड को, शिकारी जो जानवर होता है, इस तरह के जानवर को देखते हैं तो सभी जानवर इस तरह की आवाज़ निकालना शुरू करते हैं, एक तरह का अलार्म कॉल देना शुरू करते हैं। और इनमें जो लंगूर होता है ये सबसे ज़्यादा भरोसेमंद जानवर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लंगूर ने अलार्म कॉल दिए हैं, इसका मतलब वहाँ आसपास के एरिया में ज़रूर कोई ना कोई शिकारी जानवर घूम रहा है। लंगूरों की इन आवाज़ से एक बात पक्का हो गई थी कि उम्बर जरा का जो लेपर्ड था वो अपनी आराम करने की जगह से बाहर निकल चुका था। वो शिकार के लिए निकला हुआ था और अपने लिए शिकार ढूंढ रहा था और उसे इन लंगूरों ने देख लिया था। जो छोटे से छोटा भी जो लंगूर था वो भी इस तरह की आवाज़ें निकालकर दूसरों को चेतावनी दे रहा था, आने वाले खतरे से अवगत करा रहा था। ये पूरा शोर सुनकर राइटर भी जिस जगह पर थे उसी जगह खड़े हो गए। स्टे पुट का मतलब होता है टू रिमेन इन द सेम प्लेस और पोजीशन। राइटर ने उस जगह को देखा, थोड़ी बारीकी से उसका जायज़ा लिया, कुछ कदम आगे चले और वहाँ रुक गए। वहाँ उन्हें उस लेपर्ड का वेस्ट मैटर या गोबर उसका दिखाई दिया और उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। ये देखकर राइटर को इस बात का पूरा भरोसा हो गया कि लेपर्ड यहीं कहीं आसपास है। साथ ही साथ जो एंटीलोप होता है, हिरन की तरह का एक जानवर होता है, उसकी भी आवाज़, उसकी भी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। राइटर कहते हैं कि मैं मुश्किल से 15 मीटर चला होगा और मैं वहीं रुक गया। राइटर को पता था कि अब वो लेपर्ड के एरिया में एंटर कर चुके हैं। सैंक्टम सैंक्टोरम का मतलब होता है ऐसी ख़ास जगह जो किसी को बिलोंग करती है और जहाँ हर कोई नहीं जा सकता। लेकिन वहाँ राइटर को वो लेपर्ड दिखाई नहीं दे रहा था और आसपास का माहौल देखते हुए राइटर को ये बार बार याद आ रही थी, ये बार बार समझ में आ रहा था कि मैं पूरी तरह इस जंगल में अकेला हूँ। और जैसे मैं पिटेझरी के रास्ते पर आगे बढ़ता रहा, वो जो अलार्म कॉल्स थे, जानवर जो चीख रहे थे, वो धीरे धीरे कम होते गया और मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि लेपर्ड इस जगह से आगे बढ़ चुका है। थोड़ी देर में मुझे कुछ दूरी पर एक आदमी हाथ में लकड़ी लिए हुए दिखाई दिया। जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो बहुत डरा हुआ था। जानवरों ने अलार्म कॉल्स का जो शोर किए थे उससे वो डर गया था। हमने एक दूसरे को ग्रीट किया और फिर पता चला कि वो पिटेझरी गांव का रहने वाला था और उसका नाम राजू इस्कापे था। वो जंगल में लकड़ियां जमा करने आया था, बट इस जंगल का शोर शराबा सुनकर और लेपर्ड की हलचल का पता चलने पर वो वापस पलट चुका था। जब राजू को पता चला कि मैं हमेशा ही अकेले उम्बरझरा के जंगल में आता रहता हूँ तो वो बहुत ताज्जुब करने लगा। वो बहुत आश्चर्यचकित था क्योंकि सबको पता था कि उम्बरझरा का जंगल शेर, तेंदुए और भालुओं के लिए जाना जाता था। हम कुसुम झाड़ के नीचे कुछ देर रुके और हम दोनों ही बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहे थे। क्योंकि अब हम लोग एक की जगह दो थे, 2 आँखों की जगह हम 4 आँखें थे और 2 हाथों की जगह अब हम 4 हाथ थे और हमारे पास एक लकड़ी भी थी। थोड़ी देर वहाँ रुककर आगे हम चलने लगे। आगे चलने के बाद जो मेन रास्ता था वहाँ से एक छोटा सा रास्ता निकल रहा था। तो राजू ने कहा कि मैं इस रास्ते से जाऊँगा, आप सीधा जाइए। और राइटर फिर सीधा चलते रहे।
और चलने के बाद कुछ दूरी पर उन्हें एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई दी जिस पर वो चढ़ने लगे। आगे कुछ सीमेंट के पिलर्स और पत्थर रखे हुए थे जिसे फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने रखा हुआ था ताकि जो फॉरेस्ट की बाउंड्री का पता चल सके। जब राइटर उस छोटी सी पहाड़ी से नीचे उतरे तो उन्होंने एक दूसरा रास्ता लिया। वहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा महुआ झाड़ था जिसके पत्ते अब रेडिश ब्राउन हो चुके थे। झाड़ के नीचे का जो ग्राउंड था, जो ज़मीन थी, वो बहुत साफ़ की हुई थी। और अचानक राइटर के दिमाग में एक थॉट आया, एक विचार आया कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ। दूसरे ही पल राइटर को एक धूल से भरा हुआ रास्ता दिखाई दिया और राइटर गड़बड़ी में उस रास्ते पर चलने लगे। और उस रास्ते से चलते हुए राइटर के सामने एक खेत आ गया और वो पूरा जो एरिया था छोटी छोटी ऐसी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और वो पहाड़ियों पर डेसिडियस झाड़ थे। डेसिडियस झाड़ मतलब वो झाड़ जिनके पत्ते गर्मियों में झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। मैं पलटकर सूरज को देखने लगा और राइटर को पता चला कि सूरज डूब चुका था और जिस धूल भरे रास्ते से राइटर आए थे वो अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि सूरज डूबने की वजह से अंधेरा हो चुका था। अब राइटर पूरी तरह से अपना रास्ता भटक गए थे। वो जंगल में गुम हो गए थे और वो भी इतने भयानक टाइम पर जहाँ उन्हें रास्ता दिखाई भी नहीं दे रहा था और सूरज इतनी तेज़ी से डूब रहा था जैसे कि कोई वो रनिंग रेस में दौड़ने वाला कोई रनर हो। मैं अपने ही पसीने में पूरी तरह से भीग चुका था और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं ज़ोर ज़ोर से चीखूं, चिल्लाऊं, लेकिन मुझे ये पता था कि उस जंगल में मेरी आवाज़ सुनने के लिए इंसान तो क्या, इंसान की वहाँ कोई आत्मा भी नहीं थी। मेरे पास 2 बैग्स थे। एक शबनम बैग जो कुछ इस तरह का होता है, उस शबनम बैग में एक कैमरा था और जो दूसरा बैग था वो बड़ा ही रंग बिरंगा सा हाथ से बना हुआ बैग था जिसमें कि जो गांव के लोग हैं वो टिफ़िन लेकर जाते थे। मेरे टिफ़िन में अब भी कुछ खाने पीने का सामान पड़ा हुआ था पर मैं वो खाना नहीं चाहता था। झाड़ों के जो फूल थे, पंछियों की आवाज़ या फिर पंछियों की, परिंदों के जो गाने थे, वो सब कुछ मुझे अजनबी से लगने लगे थे। मेरे लिए वो एक तरह से नए थे। अब यहाँ राइटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस वक्त राइटर इतने घबराए हुए थे कि राइटर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका था और मैं अब भी एक झाड़ की तलाश कर रहा था जिस पर मैं चढ़कर कोई सुरक्षित जगह पर बैठ सकूं। पर बार बार मेरा माइंड जो है मुझसे कह रहा था कि वापस उस रास्ते पे जाओ जिस रास्ते को तुमने छोड़ा था। लेकिन अब उस रास्ते का कोई निशान मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, जो मेरे सामने पहाड़ी थी उस पर मैं चढ़ूं। पर ऐसी कई छोटी छोटी पहाड़ियाँ मेरे सामने आसपास थी और मेरे पैरों के पास ही भालू का गोबर भी पड़ा हुआ दिखाई दिया। और फिर मुझे यह एहसास हुआ, फिर मैंने अपने आप को वार्न किया कि शायद उम्भरझरा का जो भालू है वो खाने की तलाश में निकला होगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ किया जाए और मैं उसी पहाड़ी की तरफ दौड़ा जिस पहाड़ी पर मैं चढ़कर आया था। वेस्ट मेरा राइट हैंड साइड में था और जो शाम की हवा थी वो मेरे गीले घुंघराले बालों में से बह रही थी। मेरे पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था लेकिन मैं उम्मीद में चलता रहा। 50 कदम चलने के बाद मुझे वो धूल भरा रास्ता दिखाई दिया और कहीं ना कहीं मुझ में एक आशा की किरण जागी कि शायद मैं घर वापस जा सकूं। उसी धूल भरे रास्ते पर मुझे बाइसिकल के चक्कों के जो निशान होते हैं वो दिखाई दिए और ये एक तरह से मेरे लिए बहुत राहत देने वाली बात थी और कहीं ना कहीं
मुझे लगने लगा कि यहाँ आसपास कहीं ना कहीं कोई गांव है, लेकिन साथ में कई और सवाल दिमाग में आने लगे कि वो गांव कितनी दूर है और कहाँ है या किस डायरेक्शन में है, किस तरफ है। मैं फिर से एक पहाड़ी पर चढ़ा और कोशिश करने लगा कि कहीं ना कहीं इंसानों के होने के मुझे कुछ साइन मिल जाए, कुछ सबूत मिल जाए। और मेरे पैर बुरी तरह कांप रहे थे। जैसे ही मैं उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ा, मैं खुशी के मारे उछल पड़ा, क्योंकि मुझे लोगों की लाउड स्पीकर पर बात करने की आवाज़ आ रही थी। और बहुत ही जल्द मैं पहाड़ी पर से नीचे उतरा और उस आवाज़ की डायरेक्शन में पूरी ताकत के साथ दौड़ने लगा, भागने लगा। और इस गड़बड़ में मैं गिर पड़ा। जब मैं गिरा तो वहाँ मुझे नील गाय का गोबर भी दिखाई दिया। मैं किसी भी तरह से मैंने अपने आप को खड़ा किया और फिर आगे बढ़ने लगा। अब उन इंसानों की बस्ती मुझे दिखाई दे रही थी। वो छोटा सा पिठेझरी का गांव अब जंगल से मुझे दिखाई दे रहा था। राजीराम भालावी के खेतों में टंगा हुआ जो कंदिल था, जो एक तरह से दिया था, वो मुझे दिखाई दे रहा था। केशव भालावी के शादी में लगाया गया लाउड स्पीकर, वो भी अब क्लियरली दिखाई देने लगा। फिर मैं लेफ़्ट की तरफ मुड़ा और मुझे उस गांव का तालाब दिखाई दिया और बड़ी ही जानी पहचानी पहाड़ी सुईहुड़ा की वो भी दिखाई दी। जैसे ही मैं गांव में एंटर किया, वहाँ का जो डॉग था वो भौंकते हुए मुझे उसने वेलकम किया। घर पहुँचते ही मैं नहाने गया। अब जो पैरों का और हाथों का मेरा कपकपाहट थी वो कम हो चुकी थी, लेकिन पेट का दर्द फिर से शुरू हो चुका था। उसके बाद मैंने पेट भर के खाना खाया और अपनी चारपाई पर, अपने पलंग पर जाकर गिर पड़ा। और जब मैं अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था और ऊपर आसमान, सितारों से भरे आसमान को देख रहा था, मैंने अपने आप से कहा, There still exists a jungle where we can get lost. Isn't this our good luck? कि आज भी ऐसा जंगल है जहाँ हम अपने आप को खो सकते हैं। क्या ये अच्छी बात नहीं है? Here we finish the explanation of Into the Wild Part 1 Lost in the Jungle. Part 2 का explanation आने वाली वीडियो में कवर किया जाएगा। So I hope you understood the lesson very well. If you have any doubts, any queries, you can comment in the comment section and I'll try to clear all your doubts. Thank you. Keep watching.